हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका साइंस सब्जेक्ट हो जाता है, इसके अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आज जो नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सही है। जो आप लोगों से ऐसा बोल रहे हैं उनसे सावधान रहिएगा और आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो जो न्यूनतम दूरी होती है वो होनी चाहिए 16.6 मीटर। शिराएं क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है? शिराएं नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण हो जाते हैं, बंदूक से गोली चलाना और नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। ये आपके प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण हो जाते हैं। अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताएं। तो 20 हर्ट्ज से नीचे ये हो जाती है। किस प्रकार के तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं? तो श्रव्य तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। किस प्रकार के तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों को कुत्ता, बिल्ली तथा चमगादड़ सुन सकते हैं। ठीक है ना। और आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के किस प्रकार की गति करते हैं? यानी जो पदार्थ के कण हैं वो किस प्रकार की गति करते हैं? तो सरल आवर्त गति। एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। वायु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो वायु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। एक सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? एक सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य, वेग तथा आवर्तकाल में संबंध बताएं। तो संबंध आपका हो जाता है तरंगदैर्घ्य बराबर तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल। किसी तरंग के लिए उसकी चाल, तरंगदैर्घ्य एवं आवर्तकाल में संबंध लिखिए। तो आपका हो जाता है चाल बराबर तरंगदैर्घ्य बटे आवर्तकाल, ये हो जाता है। आयाम से क्या अभिप्राय है? कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहा जाता है। इसे अक्षर ए द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मीटर है। सूर्य ग्रहण क्या है, यह कैसा होता है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, इस प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है। क्या होता है? इस तरह से सूर्य अपनी जगह पे ही रहता है और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये सूर्य जो है वो अपनी जगह पे है और यहाँ पे ये हो जाती है पृथ्वी। ठीक है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? तो चंद्रमा आ जाता है। तो ये कौन सा ग्रहण हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है सूर्य ग्रहण। और अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो अभी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है, पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है, तब चंद्रमा की परछाया पृथ्वी पर पड़ती है। पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता और अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये कब होता है? तो ये अमावस्या को होता है। तो अगर आपको इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे सूर्य का आपने सा उठा लिया, ठीक है ना, और आपने अमावस्या का
आ उठा लिया, ठीक है। अब आपने लिख दिया आंसू, है ना, आंसू लिख दिया, तो आपको पता हो गया कि जो सूर्य ग्रहण है वो कब होगा, वो अमावस्या को होगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा कहाँ पर होता है, पृथ्वी कहाँ पर होती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सूर्य होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, 2 से 3 बार ये चीज़ हो गई, रिपीट हो गई, लेकिन फिर भी इसलिए रिपीट करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो सूर्य जो होता है वो अपनी जगह पे रहता है, वो इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। अब जो चीजें हैं वो चंद्रमा और पृथ्वी, तो अगर चंद्रमा बीच में है तो क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण होगा। अगर पृथ्वी बीच में है तो क्या होगा, तब चंद्र ग्रहण होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, और सिंपल है याद करना कि भाई चंद्र ग्रहण में क्या होगा, भाई चंद्र ग्रहण जब होगा तो पृथ्वी बीच में आ जाएगी, और अब सूर्य ग्रहण है तो चंद्रमा बीच में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है परकुंचन दाब क्या है। हृदय परकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है, इसे रक्त का दाब कहते हैं, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। परकुंचन दाब यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय परकुंचन की अवस्था व्यक्त करती है। शिथिलन दाब यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था व्यक्त करती है। मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, तो यहाँ पे हो जाता है मानव कान एक निश्चित सीमा के मध्य की सीधी आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है, या कण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए, तो इरिथ्रोमाइसिन और नियोमाइसिन ये हो जाती हैं। आदर्श रक्तदाब कितना होता है, और रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए, तो 120/80 mmHg आदर्श रक्तदाब होता है। रक्तदाब मापक यंत्र को स्फेगनोमेनोमीटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी आप लोगों ने चैनल पर विजिट किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और लाइक तो आप कर ही देते हैं। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुहाग्राह्य है, तो मनुष्य की श्रवण क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक सुहाग्राह्य है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे हो जाता है नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। तो यहाँ पे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो आपने जब निकट लिखा, इसको थोड़ा सा ट्रिक से समझते हैं तो जिससे चीज़ें आपको समझ में आ जाए। निकट दृष्टि दोष, तो निकट जो आपने लिखा ये हुआ बड़ा, और जब आप दूर लिखेंगे तो ये दूर देखिए 2 ही अक्षर का है, और निकट आपका जो नाम है छुट्टी की मात्रा का और टा 3 अक्षर का है, यानी ये बड़ा है। और बड़ा, और जब यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तल, तो उत्तल क्या है, छोटा है ना, और अवतल आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या है, अवतल, तो ये बड़ा है। देखिए निकट बड़ा है, अवतल बड़ा है, दूर छोटा है, उत्तल छोटा है। तो ऐसे याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किसका यूज होता है, तो बड़े का। देखिए निकट यानी बड़ा है, तो बड़ा कौन है, अवतल, 4 अक्षर का, तो यानी आपका अवतल हो जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। या कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा, इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। नवीकरणीय यानी कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपका क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में और भौतिक परिवर्तन में, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं।
तो आप इस तरह से समझें। यहाँ पे हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है पेड़ का काटना, या हो जाता है भोजन का पचना, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं दूध का फटना या दूध से दही का बनना। तो ये क्यों ऐसा होता है, रासायनिक परिवर्तन ऐसा क्यों है? तो देखिए, दूध से दही बनने पर क्या दही फिर से दूध बन जाता है? नहीं। या पेड़ को आपने काट दिया, फिर से वही पेड़ नहीं वो लग सकता है ना। भोजन का पचना यानी आपने भोजन किया और वो पच गया, अब उस अवस्था में भोजन आपको नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। या आपने कागज को जलाया, तो कागज जो है क्या फिर से उस अवस्था में आ सकता है? क्योंकि वो जलने पर उसके बाद वो उस अवस्था में यानी अपने मूल अवस्था में वो नहीं आ सकता। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लघु त्रय में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इससे मतलब इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बनता ज़रूर है। उसके बाद भौतिक परिवर्तन समझ लेते हैं, यहीं पे है। तो रासायनिक परिवर्तन देखिए, एग्जाम में ये आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया, लेकिन एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताएं, या भौतिक परिवर्तन क्या होता है या रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज है जिस अवस्था में है फिर से उस अवस्था में वो आ जाए, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, अब आप सोचोगे कि मोमबत्ती तो जल गई है ना, तो यानी ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, लेकिन नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है। जब वो ठंडा होगा मोम, फिर से आप उसको क्या करोगे, उस अवस्था में ला सकते हो, वो उस अवस्था में आ जाती है। तो इस तरह से। या आपका हो जाता है आइसक्रीम का पिघलना। तो आइसक्रीम क्या है, जब पिघल गई और उसके बाद वो फिर से उस अवस्था में आ सकती है। या जल से बर्फ बनना या बर्फ से जल बनना। भाई आपने क्या किया, फ्रिज में जल रखा और वो बन गया बर्फ, और आपने बर्फ को बाहर निकाला, फिर से वो बन गया जल, यानी कि उस अवस्था में फिर से वो आ जाता है। तो ये हो जाता है भौतिक परिवर्तन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है रसोई घर में प्रयोग होने वाले, यहाँ पे हो जाता है रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिश्रित कर दिया जाता है। क्या? तो एथिल मरकैप्टन, याद रखिएगा इसको। एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है जो गंधहीन होती है। यानी ब्यूटेन और प्रोपेन क्या होता है, इसमें गंध नहीं होती है। अब इसमें रिसाव होगा तो आपको पता कैसे चलेगा? तो इसमें एक पदार्थ गंध वाला एथिल मरकैप्टन होता है, इसको मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे अगर इसका रिसाव होता है तो आपको पता चल जाता है। और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो एलपीजी गैस है वो किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम से तब अपवर्तन कोण आयतन कोण से अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति के आयतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं, जैसे CH4। एकल बंध देखिए यहाँ पे C है और H 4 टाइम है ना, और एक बंध के द्वारा बंधे हुए हैं, तो CH4 हो जाता है। तो यानी ये क्या है, तो ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बंध या द्विबंध उपस्थित होते हैं। ट्रिपल बंध, अब यहाँ पे आप देख लें, C2H4 C2H2, तो C2 यानी C = C और H4 यहाँ पे है, तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं C2H2, तो C = C यानी बराबर,
और H और H, इस तरह से ये असंतृप्त हो जाते हैं। किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम कैथेरेलस और मशरूम है। इनको क्या करते हैं तो सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है लिखिए। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है दाब का एसआई मात्रक लिखिए। तो दाब का एसआई मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर, इसे पास्कल कहते हैं। कोल गैस क्या है? कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथिल एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा क्या होता है, गर्मी पाकर फैल जाता है, इसलिए दो पटरियों के बीच में खाली जगह होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जीवों की समाप्ति हो जाएगी। जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर अंडद्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप लेता है, जड़ कहलाता है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग बताएं। तो पॉलीथीन का उपयोग वस्त्र, धागे तथा दरियां बनाने में किया जाता है। दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, यानी दूरदृष्टि दोष? तो देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए ट्रिक बताइए कि निकट यानी निकट, देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। निकट यानी अवतल यानी बड़ा है, अवतल। और दूर यानी दा में बड़ों की मात्रा, और दूर यानी छोटा है, दो हुर्फों में लिखा गया है, दो अक्षरों में लिखा गया है, तो उत्तल। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण यानी वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? तो ऊंट मरुस्थलीय वातावरण में अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट का यानी ऊंट जो है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। या क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? तो वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। आज का सेशन यहीं तक। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।